हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम हॉल। क्लास 10th के थर्ड चैप्टर में हम मेन सेकंड टॉपिक पे हैं। फर्स्ट टॉपिक पे और फर्स्ट टॉपिक का जो 3 सब टॉपिक्स हैं उसका हम लोगों ने डिस्कशन पहले किया हुआ है। और इनकेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं। और जो हमारे सेकंड लास्ट वीडियो है उसमें पूरे चैप्टर का समरी दिया हुआ है। इनकेस अगर आप सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पहले आपने सारी वीडियो देख ली है तो आप सीधे सेकंड लास्ट वीडियो पे जा सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और लास्ट वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस किए हैं जो लास्ट 10 ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उसे जरूर आप देखना, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम में। तो यहाँ पे हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो 1815 से लेकर 1914 तक में जो ग्लोबलाइजेशन हुआ है उसका इम्पैक्ट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट को हम समझेंगे अच्छे से। आप इस वीडियो को देखिएगा एंड तक, आपको सब कुछ इजीली समझ में आ जाएगा। तो हमें जो सबसे पहली लाइन में समझाया गया है उसमें 19th सेंचुरी के जो चेंजेस हुए हैं 19th सेंचुरी में वो बताया गया है। तो चेंजेस किस किस चीज में हुए, किस किस सेक्टर में हुए, इकोनॉमी में चेंज हुआ, पॉलिटिक्स में हुआ, सोसाइटी में हुआ, कल्चर में हुआ और टेक्नोलॉजिकल चीजों में भी चेंज हुआ। अभी जो चेंज था वो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म लेकर के आता है और सोसाइटी जो है एक तरीके से रिशेप्ड हो जाती है। अब कैसे ये सब कुछ कैसे हुआ वो समझिए। 1750 के पहले ना, मतलब इंग्लैंड में क्या था या पूरे यूरोप में ही क्या था, कॉटेज इंडस्ट्री चलती थी। कॉटेज इंडस्ट्री, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री में क्या होता है कि जो वर्कर होता है वो घरों में ही अपना कुछ कुछ काम करते थे। तो वो आज एक दिन काम करेंगे तो अगले दिन खाने को मिल जाएगा, फिर अगले दिन काम करेंगे उसके अगले दिन खाने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की जिंदगी थी। लेकिन क्या होता है जब वहां पे इंडस्ट्रीज बननी शुरू हो जाती हैं, ठीक है, मशीनों से काम करना मतलब स्टार्ट हो जाता है। तो एक दिन मशीनों से काम किया और एक महीना खाना खाया। तो इसका मतलब ये हुआ इंडस्ट्री अगर मान के चलो बनने लगेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। तो देखो, ये तो हो गई इकोनॉमी कि पहले की इकोनॉमी जो थी वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री या फिर कॉटेज इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट थी। बट जो 1750 के बाद की इकोनॉमी थी उसमें इंडस्ट्रीज आ गई। अब देखो इसका पॉलिटिक्स वगैरह और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। तो देखिए देखिए, मान लीजिए यहाँ पे किंग है, ठीक है। जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था तब तक क्या होता था कि फ्यूड्स का जो पावर था वो ज्यादा होता था, ठीक है। अब क्यों होता था फ्यूड्स का पावर, तो देखो फ्यूड जो है मतलब कि अलग अलग स्टेट में के जो हेड होते थे उनको फ्यूड बोलते हैं। फ्यूड का मतलब सामान। अब जो ये फ्यूड्स होते थे ये किंग को टैक्स देते थे। ये सारे फ्यूड किंग को टैक्स दे रहे हैं। और फ्यूड्स को टैक्स कहाँ से मिल रहा है, सोसाइटी से, ठीक है। नीचे सोसाइटी है, ये सोसाइटी टैक्स देती है फ्यूड को, फ्यूड देता है किंग को। अब जो पैसा दे रहा है किंग तो उसी की बात मानेगा। तो इकोनॉमी में किसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा है, फ्यूड्स का। पॉलिटिक्स में किसका इम्पैक्ट होगा, फ्यूड्स का। सोसाइटी पे किसका इम्पैक्ट है, फ्यूड्स का। फिर कल्चर पे और टेक्नोलॉजी तो समय तो थी ही नहीं, ठीक है। तो फ्यूड का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट था। लेकिन जब पैसा आना शुरू हो जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, जो मतलब जिन लोगों ने मतलब कि कॉटेज इंडस्ट्री छोड़ करके मिल करके क्या स्टार्ट कर दिया, इंडस्ट्रीज स्टार्ट करनी। तो उन लोगों के पास जब पैसा ज्यादा आने लगा तो किंग को ज्यादा पैसा कौन देगा, इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक है। तो अब सबसे ज्यादा पावरफुल कौन हो जाएगा, इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये अब दे रहा है टैक्स। तो अब इसी का इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी में, इसी का इम्पैक्ट होगा पॉलिटिक्स में, इसी का इम्पैक्ट होगा सोसाइटी में, क्योंकि वर्कर्स जो है वो कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से। लेबर कहाँ से आ रहे हैं, सोसाइटी से। अब इनको जॉब कौन दे रहा है, इंडस्ट्रियलिस्ट, है ना। तो और मतलब कि सबसे ज्यादा जो बेनिफिट वाला काम कर रहा है फर्स्ट लेयर पे वो इंडस्ट्रियलिस्ट कर रहा है। तो सोसाइटी पे भी इसका इम्पैक्ट है। फिर कल्चर में भी इम्पैक्ट आ जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन का। कैसे आ जाएगा कि मान के चलो ये जो वर्कर हैं ये गाँव में थे, गाँव से उठ करके शहरों में आ गए, तो गाँव का कल्चर अब शहरों में आ गया, तो कल्चर पे भी इसका इम्पैक्ट आया। फिर टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी जो है उन्होंने भी सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म किया। कैसे किया कि पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो हैंडीक्राफ्ट वाली थी, अब टेक्नोलॉजी मशीन वाली हो गई। तो इस तरीके से जो पूरी सोसाइटी थी वो रिसेप्ट हो गई, ठीक है। तो आई होप ये आपने समझ लिया कि यहाँ पे पूरे पैराग्राफ का मीनिंग क्या है। अब यहाँ पे देखिए इकोनॉमिस्ट ने उस टाइम की जो सोसाइटी थी 1815 से 1914 तक को ऑब्जर्व करके क्या बताया है। उन्होंने बताया कि 3 तरीके का जो है इकोनॉमी में 3 तरीके का फ्लो होता है। पहला फ्लो क्या होता है कि एक सोसाइटी होती है, दूसरी सोसाइटी से ना केवल नॉर्मल से चीजों का ट्रेड करती है। अब जैसे ए जो सोसाइटी है, ए सोसाइटी गुड्स सेल करती है, बी सोसाइटी बदले में गोल्ड वगैरह या फिर कोई भी सामान देती है, ठीक है। कुछ समय के बाद क्या होता है कि एक इस तरफ से कुछ लेबर का भी फ्लो स्टार्ट हो जाता है। अब लेबर का फ्लो क्या होता है, मान के चलिए यहाँ का पॉपुलेशन ज्यादा है और यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत है। तो यहाँ की पॉपुलेशन अगर यहाँ पे जाके काम करेगी तो यहाँ पे रॉ मटेरियल जो है उसका यूज करके फैक्ट्री में सामान ज्यादा बनाया जा सकता है। तो बी कंट्री जो है जिसके यहाँ पर बहुत सारा मतलब कि पैसा है, बहुत सारी इंडस्ट्री है, वहां पर रॉ मटेरियल अगर लाया जाए और लेबर को भी रखा जाए तो प्रोडक्शन ज्यादा किया जा सकता है, पैसे ज्यादा कमाए जा सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट फेज हमने देखा कि गुड्स का होता था, दूसरा फ्लो किसका होता था, लेबर का होता था। अब देखो एक और बात समझो, अगर मान के चलो ये कोई कंट्री है, जैसे इंडिया मान लीजिए ये कंट्री है, ठीक है। अभी मान लो ब्रिटेन है, ठीक है। तो ब्रिटेन का कब्जा था इंडिया में। अब ब्रिटेन ने ये देखा कि इंडिया में ना बहुत सारा रॉ मटेरियल है,
अगर हम ये रॉ मटेरियल ब्रिटेन तक लेकर के किसी भी तरीके से आते हैं तो हम प्रोडक्शन यहाँ पे कर सकते हैं और हमारा जो है ग्रोथ ज्यादा होगा। तो अब रॉ मटेरियल ऐसा तो है नहीं कि जहां तहां कहीं भी इंडिया में पड़ा हुआ है। अब इंडिया में मान लो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, उड़ीसा वगैरह से रॉ मटेरियल लेकर के पहुंचना है कोलकाता। तो कोलकाता तक जाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे चाहिए रोडवेज, रेलवेज, सब कुछ चाहिए ना। अब ये सब चीजों को बनाने के लिए पैसा लगेगा, कैपिटल लगेगा। अब ये पैसा, ये सब चीज मान के चलो इंडिया में बन भी गया, तो ब्रिटेन में पहुंचेगा कोस्टल एरिया पर। अब यहाँ कोस्ट से पहुंचाना है इसको ब्रिटेन के फैक्ट्रीज तक, तो ब्रिटेन के कोस्ट से लेकर के ब्रिटेन की फैक्ट्री तक भी रोड और रेलवे चाहिए। अब इन सब चीजों को बनाने के लिए हमें चाहिए कैपिटल। तो थर्ड फ्लो किस चीज का होगा, कैपिटल का फ्लो होगा। तो फर्स्ट फ्लो होता है नॉर्मल, मतलब कि ट्रेड्स का, मतलब नॉर्मल गुड्स का। सेकंड फ्लो होता है फ्लो ऑफ लेबर, और थर्ड क्या होता है, फ्लो ऑफ कैपिटल का। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक्स ने 1915 और 14 में जो चीजें ऑब्जर्व की वो बताई। अब क्या ये ऐसी थी, हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो 1814 के आसपास आप देखेंगे कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं उनके ऊपर कब्जा होना शुरू कर हो गया था यूरोप का। तो यूरोप ने वहां पे पहले तो ट्रेडिंग किया था, दूसरा क्या किया, वहां से लेबर ले जाने लगे कहाँ, अमेरिका में। फोर्सफुली ले जाने लगे, चाहे कैसे भी करके ले जाने लगे। साउथ अमेरिका में, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है, जबरदस्ती ले जाने लगे। वहाँ के जंगलों को कटवाने लगे, वहां पर जबरदस्ती काम करवाते थे। और उनको मतलब कि वेजेस तो देते ही नहीं थे, लेकिन आप पढ़ेंगे कि थोड़े मोटे वेजेस देते थे। और उनके लिए लॉस भी जो थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, वो वापस आ नहीं सकते थे। तो ऐसी मुश्किल वाली चीजें थी। तो आपने देखा कि पहले वहां पे गुड मतलब ट्रेड स्टार्ट होता है, फिर वहां से फ्लो ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है। फिर अफ्रीका में मान के चलो बहुत ज्यादा जगहों पे गोल्ड है, डायमंड है, अलग अलग मिनरल्स है। वो मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करके अगर यूरोप तक पहुंचाना है, तो उसके लिए वहां पर जो रेलवे रोडवेज थी वो सब डेवलप की गई। तो वहां पे कैपिटल का भी फ्लो हुआ। तो हमने ये देख लिया कि 1814 से 1915 तक जो भी चीजें मतलब हुई, वही हिस्ट्री मतलब कि यहाँ पे हमें इकोनॉमिस्ट के थ्रू तीन फ्लो में समझाया गया है। लास्ट में हमें ये बताया जा रहा है कि जो ये तीनों फ्लो हैं, ये तीनों फ्लो लोगों के लाइफ को कहीं ना कहीं डीपली अफेक्ट करते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कहीं पर कैपिटल का फ्लो हो रहा है, कहीं पर गुड्स जो है उसका वो खरीदा जा रहा है, ठीक है, और कहीं पर लेबर का फ्लो है। अब ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। ठीक है, कि गुड्स का पहले फ्लो स्टार्ट होता है, फिर लेबर वहां आना जाना शुरू हो जाता है, फिर वहां पे कैपिटल का इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ चल रहा होता है। तो कहीं ना कहीं इससे आम जो वहाँ के लोग हैं उनकी जिंदगी कहीं ना कहीं अफेक्ट होती है। कि कभी मतलब कि कहीं कहीं पर जॉब ज्यादा मिलेगी, कहीं पर जॉब नहीं मिलेगी। जहाँ पे इंडस्ट्री खुलेगी वहाँ पे जॉब ज्यादा होगी, तो लोग गाँव को छोड़ करके इंडस्ट्री में जाना शुरू हो जाएंगे। इंडस्ट्री में जब बहुत सारे लोग होने लगेंगे, तो गांव तो खाली होंगे लेकिन इंडस्ट्री में भीड़ ज्यादा हो जाएगी। अब गांव अगर खाली हो गए तो गांव में खेती नहीं होगी, खाने पीने की चीजें चीजें कम हो जाएंगी। और गांव के लोग जो शहरों में चले गए हैं, वहां पे ज्यादा मतलब कि लोग हो गए हैं, तो वहां पे खाने पीने की कमी हो जाएगी, तो वहां पे इन्फ्लेशन हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो थ्री फ्लोज थे, इन सब चीजों के कारण लोगों की जिंदगी जो थी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही थी। अब कई बार ये जो फ्लोज थे वो ब्रेक हो जाते थे। अब देखो यहाँ पे ब्रेक होने का मतलब ऐसा नहीं है, मतलब नॉर्मल ब्रेक नहीं है ये कि हम समझे कि बस ब्रेक ब्रेक है तो हो सकता है कि कोई एक बंदा है बात नहीं मानता होगा, ऐसा नहीं है। इस ब्रेक होने का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। बात यह है कि पहले ना जो ट्रेड होता था वो ट्रेड अपनी मर्जी से लोग करते थे। लेबर जो है वो अपनी मर्जी से आता जाता था, कि उसको अगर एक जगह पे पसंद नहीं है रहना तो दूसरी जगह माइग्रेट कर गया। कैपिटल लोग अपनी मर्जी से लगाते थे और उसका बेनिफिट होता था। ठीक है, लेकिन ये फ्लो जब ब्रेक होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि लोग लेबर्स को जबरदस्ती ले जाया जाने लगा, कि आप चलिए आपको काम करना होगा। ठीक है, और जो ले जाते थे लोग, वो लोग जो इनके साथ एग्रीमेंट करते थे वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट एग्रीमेंट होता था। बहुत ही ज्यादा मतलब कि स्ट्रिक्ट होने के कारण लोग यहाँ जो लेबर के फॉर्म में जा रहे हैं अमेरिका, वो लोग वापस जल्दी नहीं आ पाते थे, तो ये दिक्कत थी। फिर अगर मान के चलो एक गांव है, उस गांव के बीचों बीच अगर रेलवे ट्रैक लेकर जाना है और उस गांव में मान के चलो हजारों लोग रहते हैं, तो इन हजारों लोगों को यहाँ से हटा दिया जाता था, बीचों बीच रेलवे ट्रैक निकाल दिया जाता था और इनको कोई भी कंपनसेशन नहीं मिलता था। तो ये जो ब्रेक हो रहा है इकोनॉमिक फ्लो का, कि आप जबरदस्ती एक इकोनॉमिक साइकिल वहां पर चला रहे हैं जबरदस्ती करके, इसके कारण लोगों की जो लाइफ थी वो ज्यादा अफेक्ट होती थी। लेकिन फिर भी हम जो है इस चीज को मतलब कि समझ सकते हैं कि 19th सेंचुरी में जो ये थ्री इकोनॉमिक फ्लोज थे, उसके कारण जो है उस टाइम की जो ग्लोबलाइजेशन थी और जो ग्लोबल इकोनॉमी थी, वो इन्हीं सब चीजों से शेप लेती है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में समझाया गया है। इस पूरे पैराग्राफ से जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बस यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इकोनॉमिस्ट ने कौन सा थ्री फ्लोज समझाए हैं, बस। तो आपको ये और ये आंसर
और अच्छे तरीके से अगर आपको लिखना सीखना है तो लास्ट वीडियो जो है उसमें क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में इसको सिखाया गया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? कोई भी लाइन, कोई भी वर्ड में आपको कोई भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप सजेशन देना चाहते हैं तो बिल्कुल सजेशन दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम उस पर काम करेंगे। और आगे के वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आगे के वीडियोस भी आप देख सकते हैं, उसमें भी कोई डाउट होता है तो आप उसके बारे में भी आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और डिस्कस करेंगे यहाँ से वर्ल्ड इकोनॉमी टेक सेफ, ये वाला टॉपिक। तो फिर तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।